दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। 85, 85, 85। क्या महाविकास अघाड़ी को महाराष्ट्र में इस 85, 85, 85 वाले फॉर्मूले के जरिए जीत की कुंजी मिल गई है। एक ऐसा फॉर्मूला मिल गया है जिसके जरिए चुनाव से पहले ही महाविकास अघाड़ी के पास जो एज थी उसने उस एज को थोड़ा सा और बढ़ा लिया है। दोस्तों, टिकट बंटवारे को लेकर महाराष्ट्र में दोनों ही जो गठबंधन है, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो या इंडिया गठबंधन हो, दोनों में जबरदस्त तरीके से मोल भाव चल रहा है। हालांकि ये बात सही है कि एनडीए ने टिकट बंटवारा सॉल्व करने में और प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करने में, लिस्ट जारी करने में पहल दिखाई और उन्होंने उसमें बढ़त हासिल की। लेकिन चुनाव ऐसे ना तो लड़े जाते हैं ना जीते जाते हैं। कौन पहले सूची जारी कर रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, किसकी सूची के उम्मीदवारों में कितना दम है और कौन कितनी बार्गेनिंग कर लेता है और उस बार्गेनिंग को जमीन पर कैसे उतार लेता है। चुनाव इसी मैनेजमेंट का खेल है। लेकिन आखिरकार दोस्तों, जो ट्रीटमेंट कल निकल कर आया है, जो फॉर्मूला कल निकल कर आया है इंडिया गठबंधन के खेमे से, उसके पीछे एक हल्का सा इशारा है जो बड़े करीने से इंडिया गठबंधन ने रचा है। और अगर आप उस फॉर्मूले को देखें तो ऐसा लगता है कि ये जो पूरा का पूरा फॉर्मूला है, ये शरद पवार जो कि महाराष्ट्र के चाणक्य कहे जाते हैं, जिनकी वजह से उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, और अजित पवार जो कि आधी रात जाकर बीजेपी की गोद में बैठ गए थे और देवेंद्र फडणवीस को उन्होंने सीएम बना दिया और खुद डिप्टी बन गए, वो हाथ जोड़कर एक बार फिर से अपने चाचा के आगे खड़े हो गए थे। वो अलग बात है कि बाद में चाचा की पार्टी तोड़कर ले गए, लेकिन शरद पवार से बड़ा चाणक्य महाराष्ट्र की राजनीति में कोई नहीं है। कोई नहीं मतलब कोई नहीं है, अभी तो फिलहाल यही कह सकते हैं। और इसलिए शरद पवार ने एक फॉर्मूला दिया है दोस्तों, जिसका ऐलान कल इंडिया गठबंधन ने कर भी दिया। दोस्तों, इंडिया गठबंधन की 3 प्रमुख पार्टियां, उनके प्रतिनिधि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और इस फॉर्मूले का ऐलान किया गया। इस फॉर्मूले के तहत दोस्तों, जो 288 सीट्स हैं महाराष्ट्र की, इन 288 सीट्स में से 85 सीटों पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना लड़ेगी, 85 सीटों पर शरद पवार की पार्टी लड़ेगी और 85 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। अब हुआ क्या, जैसे ही ये फॉर्मूला बाहर आया, गोदी मीडिया ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि देखिए कांग्रेस पार्टी के क्या दिन आ गए, कांग्रेस पार्टी के इतने बुरे दिन आ गए। देश की सबसे पुरानी पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में अपने दम पर सरकार चलाई है, लाइन से मुख्यमंत्री रहे हो महाराष्ट्र में, और उस महाराष्ट्र में कांग्रेस की ऐसी गत हो गई कि वो 100 सीटें बार्गेन नहीं कर पाई अपने लिए और उद्धव ठाकरे को 85 सीटें देनी पड़ गई कांग्रेस पार्टी को। और शरद पवार, जिनके लिए उम्मीद भी नहीं की जा रही थी कि उनको 85 सीटें दी जाएंगी, उनको भी 85 सीटें दी गई। माना यह जा रहा था कि सबसे कम सीटों पर शरद पवार लड़ेंगे, सबसे ज्यादा सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और करीब 100 से 120 सीटें हैं जिसमें बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की टक्कर होने वाली है। लेकिन इस फॉर्मूले से बिल्कुल अलग एक नया फॉर्मूला इंडिया गठबंधन लेकर आया, 85, 85, 85 वाला फॉर्मूला, यानी कि 288 सीटों पर तीनों ही दल 85 सीटें बांटेंगे और कुल मिलाकर 33 सीटें ऐसी हैं जिन पर फैसला नहीं हुआ है। इन 33 सीटों में कुछ सीटें इंडिया गठबंधन ने अपने सहयोगियों के लिए छोड़ी हैं, जैसे समाजवादी पार्टी की भी कुछ सीटें निकलती रही हैं महाराष्ट्र में, उनके विधायक भी जीत के आते रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए। इसके अलावा भी कुछ स्थानीय पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन के साथ, उनके लिए। और उसके अलावा कुछ सीटें हैं जिन पर अभी बहस चर्चा जारी है, क्योंकि दोस्तों नामांकन के लिए भी अब जो वक्त है बहुत कम बचा है, तो प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी करना है पार्टियों के। इसीलिए कल मैराथन बैठक चली, कई घंटे बैठक चली और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान हुआ कि इसी फॉर्मूले के तहत चुनाव लड़ा जाएगा। अब इसको लेकर गोदी मीडिया ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि देखो कांग्रेस पार्टी की तो ये पहली हार है। बड़ी अजीब सी बात है दोस्तों, जब कांग्रेस पार्टी हरियाणा में आम आदमी पार्टी को स्पेस नहीं देती, जब कांग्रेस पार्टी किसी दूसरे राज्य में किसी सहयोगी को स्पेस नहीं देती और कहती कि हम खुद लड़ेंगे सारी सीटों पर, तब गोदी मीडिया विश्लेषण करता है कि कांग्रेस पार्टी बड़ा दिल नहीं दिखाती, कांग्रेस पार्टी अपने सहयोगियों को साथ लेके नहीं चलती, कांग्रेस पार्टी अपने गठबंधन के साथियों की नहीं सुनती। और अब जब कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन के साथियों की सुनी तो फिर अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी झुक गई। तो सच्चाई है कि गोदी मीडिया को खुश नहीं किया जा सकता और किसी को खुश करने के लिए पार्टियां बार्गेनिंग करती भी नहीं है। हाँ, इस नंबर के जरिए एक बात कही जा सकती है कि हरियाणा की हार के बाद कांग्रेस पार्टी की बार्गेनिंग पावर कम हुई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या ये जीत की कुंजी हो सकती है दोस्तों ये फॉर्मूला? दोस्तों, इस बात को हमें मानना पड़ेगा कि ये जो दोनों गठबंधन है ना महाराष्ट्र में, भले ही 2 पार्टियों के 4 बनकर ये 2 अलग अलग गठबंधनों में बंट गए हों, लेकिन इनमें कुछ बुनियादी फर्क है। एक, इंडिया गठबंधन जो है ये
कार्यकर्ताओं वाली पार्टियों का गठबंधन है, जिसकी शक्ति कार्यकर्ता है, और जो एनडीए का गठबंधन है ये नेताओं की पार्टियों वाला गठबंधन है, इसकी शक्ति नेता है। जैसे अजित पवार हैं, अजित पवार अपनी पार्टी के एक खास इलाके के नेता हैं, तो वो शरद पवार को हर सीट पर टक्कर नहीं दे सकते शरद पवार के इलाके में, लेकिन उनके अपने कुछ इलाके हैं और वहां उनका कैडर है। वहीं एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। एकनाथ शिंदे से बड़ा तो कुछ नहीं, उन्होंने तो पार्टी तोड़ ली पूरी की पूरी। एकनाथ शिंदे का भी असर कुछ ही सीटों पर रहेगा जहां पर वो अच्छी खासी टक्कर उद्धव ठाकरे को दे सकते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि इन गठबंधन की जो ताकत है इनको नेता से मिलती है, इनके कार्यकर्ताओं को, क्योंकि इनके नेताओं ने अभी अपनी पार्टियों को तोड़ा ना, अजित पवार ने भी, एकनाथ शिंदे ने भी। वहीं इंडिया गठबंधन का थोड़ा मामला अलग है। कैसे? इंडिया गठबंधन में उद्धव ठाकरे न केवल बड़ा चेहरा है, बड़ा नेता है, बल्कि उद्धव ठाकरे के साथ कैडर भी है। और इस बात का प्रमाण तो लोकसभा चुनाव में मिल गया ना। असली शिवसेना नकली शिवसेना कौन सी है तो लोकसभा चुनाव में जनता ने बता दिया। और इसके अलावा शरद पवार के साथ भी जनता ने बता दिया कि वो एक नई पार्टी नए सिंबल के साथ लड़ते हैं, तो भी जनता उनके साथ खड़ी है, उनके नाम के साथ खड़ी है। लेकिन ये ताकत नेता को कहां से मिलती है दोस्तों? शरद पवार या उद्धव ठाकरे, ये ताकत उनको उनके कार्यकर्ताओं से मिलती है। उनका कैडर अभी तक उनके साथ है। उद्धव ठाकरे का कैडर, खास तौर पर उद्धव ठाकरे का कैडर उनके साथ होने का प्रमाण है ये कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने इतना शानदार प्रदर्शन किया। लेकिन उद्धव ठाकरे के कैडर के साथ एक और दिक्कत है दोस्तों। बाला साहब ठाकरे की पूरी राजनीति एंटी कांग्रेस रही है। बाला साहब ठाकरे ने पूरी की पूरी राजनीति कांग्रेस के खिलाफ की है। तो अब बीजेपी इसको इस तरह से प्रेजेंट करती है कि देखिए ये सत्ता के लिए उनके साथ इन्होंने समझौता कर लिया, जिनके साथ बाला साहब ठाकरे ने कभी भी समझौता करने की सोची भी नहीं थी। यही बोलते हैं ना मोदी जी कि कांग्रेस का भूत इन लोगों पर आ गया है और ये तुष्टीकरण करने लगे हैं। हिंदुत्व के मामले में बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे को यही बोलकर उनको कमतर आंका जाता है और बयानों में बोला जाता है कि देखिए ये तो पिछलग्गू पार्टी बन गई कांग्रेस पार्टी की। उद्धव ठाकरे जो कि ना केवल इस गठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा है महाराष्ट्र के अंदर, बल्कि उनके साथ एक अलग तरह का सेंटीमेंट है, क्योंकि उनकी सरकार गिराई गई थी। सीएम वो थे जब उनकी सरकार के साथ ऐसा हुआ, तब जब उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। उद्धव ठाकरे की सर्जरीज हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट सर्जरीज हुई थी, जब उनकी पैरों तले जमीन खिसका दी। किसने? बीजेपी के कहने पर एकनाथ शिंदे ने, और उसके बाद अजित पवार ने। तो उद्धव ठाकरे के साथ उनका कैडर है, उनका कैडर उनकी तरफ देख रहा है। आज अगर उद्धव ठाकरे दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन जाते और कांग्रेस पार्टी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती, तो उद्धव ठाकरे अपने कैडर को क्या बोलते? ये जो एक तरीका है, इसके जरिए उद्धव ठाकरे, शरद पवार दोनों अपने कैडर को बता सकते हैं कि देखिए बराबर सीटों पर लड़ रहे हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है, और ये बहुत ही डेमोक्रेटिक फैसला है। अब इसका नफा नुकसान हो सकता है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें कांग्रेस पार्टी को नुकसान तो हुआ है, क्योंकि वो कम सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। कम सीटों पर जो चुनाव लड़ेगा, जाहिर सी बात है उसके विधायक कितने आएंगे उसकी संभावना भी कम हो जाती है। लेकिन इस बात को भी तो हमको मानना पड़ेगा ना कि नाना पटोले कोई मुख्यमंत्री के चेहरे के उम्मीदवार तो नहीं है। और इंडिया गठबंधन में सीएम कौन बनेगा, इसको लेकर फौरी तौर पर कोई ऐसा डिफरेंस दिखाई नहीं देता है। सीएम के नाम का ऐलान इंडिया गठबंधन ने नहीं किया है, लेकिन ये बात सही है ना कि उद्धव ठाकरे एक सर्वमान्य नेता हैं। सबको पता है, इंडिया गठबंधन के वोटर को भी पता है कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है महाराष्ट्र में, तो फिर सीएम उद्धव ठाकरे ही बनेंगे। इसे आप कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को जो एज था, उस एज पर एक तरह से बढ़त बनाई है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल रणनीति देखने में ये ठीक लग रही है। इसमें तीनों ही पार्टियां, खास तौर पर जो महाराष्ट्र की दो अग्रणी पार्टियां हैं, स्थानीय पार्टियां हैं, शरद पवार और उद्धव ठाकरे, जिनके साथ एक सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, वो अपने कार्यकर्ताओं को एक मैसेज दे सकते हैं। अब उद्धव ठाकरे का कार्यकर्ता और जोश के साथ लड़ेगा, क्योंकि उनको पता है कि साहिब को सीएम बनाना है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इस फैसले के बाद अजित पवार और एकनाथ शिंदे का कार्यकर्ता उनसे क्या कहेगा कि आपके साथ तो ऐसी बार्गेनिंग होगी कि सबसे बड़ा दल जो है वो बीजेपी है, सबसे ज्यादा सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रहा है। बीजेपी किसी भी हाल में 130 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। टारगेट तो 150 का है कि बीजेपी चाहती है 150 सीटों पर चुनाव लड़े। जो पार्टी 150 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, अगर लड़ती है तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा विधायक उसके चुन के आएंगे, और सबसे ज्यादा विधायक अगर उसके चुन के आते हैं तो मुख्यमंत्री उसी का बनेगा। तो एकनाथ शिंदे और अजित पवार का तो कैडर यही समझ गया ना कि भाई जब हमारे सबसे ज्यादा विधायक नहीं चुन के आएंगे और एकनाथ शिंदे सीएम नहीं बनेंगे, अजित पवार सीएम नहीं बनेंगे, तो क्या हम बीजेपी का सीएम बनाने के लिए सड़क पर उतरे हैं? हम लाठी डंडे के बीजेपी का सीएम बनाने के लिए खाएं?
ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति इस वक्त अलग ही लेवल पर खेली जा रही है। दिल्ली में बैठकर हम महाराष्ट्र की राजनीति पर सिर्फ अटकलें लगा सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति का हर एक पहलू अगर हमें समझना है तो हमें इस बात को भी समझना होगा कि किसी की रणनीति 19-20 हो सकती है, लेकिन जमीन पर वो रणनीति कैसे काम करेगी ये तय करेगा कार्यकर्ता। हाँ, इसमें इसको एक तरह से पाटने के लिए धनबल का इस्तेमाल किया जाएगा। भाई दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे रईस पार्टी है बीजेपी, देश की सबसे रईस पार्टी है, तो उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। एकनाथ शिंदे ने ज़बरदस्त तरीके से रेवड़ियों की मतलब बरसात कर दी है, सुनामी आ गई है रेवड़ियों की महाराष्ट्र में। इसके अलावा हर दल से कहा जा रहा है कि आप जितनी सीटें आपको दी जा रही है कम से कम उसमें तो लड़कर दिखाइए। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग व्यू देखें तो काफ़ी डेमोक्रेटिक लगता है इंडिया गठबंधन का सीट शेयरिंग। वहीं आप एनडीए का देखें तो उसमें साफ दिखता है कि बड़ा भाई बीजेपी है। तो चुनाव से पहले ही अगर एक गठबंधन में पता चल जाए कि बड़ा भाई बीजेपी है, तो फिर वहीं आप गठबंधन के सहयोगियों को क्या इनसिक्योर नहीं कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।